हेलो दोस्तों। आज हम डीबीएमएस का लेक्चर 4 कवर करने वाले हैं। और अब से हम जो है एक एक करके स्टार्टिंग से सभी क्वेरीज को, सभी कमांड्स को करने वाले हैं। जो भी हमने डीएमएल डीडीएल सब पढ़ी थी, उन सब के बारे में हमको प्रैक्टिकली करेंगे। और जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो भी हम करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अभी कमांड से स्टार्ट करने वाले हैं, अलग अलग क्वेरीज को हम करेंगे। तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि कीवर्ड्स वगैरह और आर्ग्यूमेंट्स, क्लॉजेस, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम फिर जो है एक एक करके स्टार्टिंग से शुरुआत से हम जो है क्वेरीज को स्टार्ट करेंगे। A query statement can not only make queries but also manipulate data in RDBMS। तो क्वेरी स्टेटमेंट की हमने डेफिनेशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी। क्वेरी की कि क्वेरी क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है डेटाबेस के लिए कि वो जो डेटाबेस है वो हमारे डिज़ायर्ड वे में इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करके दे। तो क्वेरी का मतलब आरडीबीएमएस में खाली इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना या रिट्रीव करना ही नहीं होता, यानी कि खाली क्वेरी करना ही नहीं होता। उससे हम जो है जनरली हर एक कमांड को हम क्वेरी कहते हैं। तो क्वेरी से क्या है, हम आरडीबीएमएस में डेटा को मैनिपुलेट भी करते हैं, डेटा को एक्सेस भी करते हैं और डेटा को मैनिपुलेट भी करते हैं। अगर हमें कुछ डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो वो भी हम क्वेरी के ज़रिए ही करते हैं। यानी कि जो भी हम काम करेंगे वो क्वेरी के ज़रिए ही करेंगे। हर एक कमांड को हम जो है क्वेरी ही कहते हैं आरडीबीएमएस में। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन एसक्यूएल। तो कीवर्ड्स क्या हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है एसक्यूएल में। तो इसमें क्या है बेसिकली, जैसे कि हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है, तो फ्रॉम क्या है, हमारे कीवर्ड है। इसकी एक स्पेशल मीनिंग है कि ये क्या बता रहा है कि स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वहाँ से हमें डेटा को रिट्रीव करना है। तो कीवर्ड्स क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, प्री डिफाइंड, वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं एसक्यूएल के अंदर। नेक्स्ट है कमांड्स और स्टेटमेंट्स। तो कमांड्स और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो हम क्वेरी लिखेंगे, कोई भी कमांड हम लिखेंगे, जितनी भी हम सारा काम करेंगे वो कमांड्स के जरिए ही करेंगे, क्वेरीज के जरिए, तो उनको हम कमांड कहते हैं। तो कमांड्स और स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू टू द एसक्यूएल डेटाबेस। यानी कि कमांड्स और स्टेटमेंट्स यानी कि जो क्वेरी होंगी वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस होंगी हमारे द्वारा प्रोवाइड की हुई। यानी कि जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे डेटाबेस को, एसक्यूएल डेटाबेस को, वो होती हैं हमारी कमांड्स और स्टेटमेंट्स। तो इनके ज़रिए हम जो है डेटाबेस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमारे डिज़ायर्ड वे में वो वर्क करें, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करें या डेटा को मैनिपुलेट करें। नेक्स्ट है क्लॉज। तो कमांड्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स कॉल्ड क्लॉजेस। तो कमांड्स जो होती हैं हमारी, क्वेरीज जो होती हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है हमारी, तो ये क्या है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा लॉजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं और उन्हें हम कहते हैं क्लॉजेस। जैसे कि ये जो हमारी क्वेरी है इसके अंदर फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारा एक क्लॉज है, इसको हम फ्रॉम क्लॉज कहते हैं। इसमें ये फ्रॉम हमारा कीवर्ड हो जाता है और स्टूडेंट हमारा क्या है, आर्गुमेंट। तो इस तरह से और भी यहाँ पर जैसे वेयर वेयर क्लॉज होता है, हम आगे कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं एसी सेलेक्ट क्वेरी में। और भी हम आगे आगे अलग अलग ऑर्डर बाय क्लॉज या ग्रुप बाय क्लॉज, इस तरह से अलग अलग क्लॉजेस का यूज़ करते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट्स का हम यूज़ करते हैं क्वेरी के अंदर। तो वो क्या है कि जो कमांड है हमारी, एक स्टेटमेंट जो है हमारी, वो क्या है, एक एक या एक से ज़्यादा लॉजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स का कलेक्शन होती है, जिन्हें हम क्लॉजेस कहते हैं। क्लॉजेस बिगिन विद द कीवर्ड। तो क्लॉज क्या है, वो एक कीवर्ड के साथ बिगिन यानी स्टार्ट होते हैं। जैसे कि फ्रॉम क्लॉज जो है वो फ्रॉम से स्टार्ट होता है, ये फ्रॉम क्या है, कीवर्ड है। फॉर विच दे आर जनरली नेम्ड। तो जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे, उन्हीं के नाम पर जो है क्लॉज का जनरली नेम कर रख दिया जाता है। जैसे कि ये फ्रॉम क्लॉज है, तो फ्रॉम जो कीवर्ड है हमारा, उसी के नाम पर ये इसका नाम रखा गया है, फ्रॉम क्लॉज। इसी तरह से जो है वेयर क्लॉज होता है, तो उसके अंदर वेयर कीवर्ड से वो स्टार्ट होता है, तो उसका नाम जो है वेयर क्लॉज रख दिया जाता है। तो इस तरह से जो है कीवर्ड्स के नाम पर ही जनरली जो क्लॉज है हमारा, उसका नाम रख दिया जाता है। एंड कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो जो क्लॉजेज होते हैं हमारे, उसमें क्या है, कीवर्ड्स होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब बेसिकली पैरामीटर है, यानी कि जैसे कि ये क्लॉज है हमारा फ्रॉम क्लॉज, तो इसमें फ्रॉम क्या है, कीवर्ड, और स्टूडेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि एक तरह से हम वैल्यू जो पास कर रहे हैं।
तो फ्रॉम और ये हमारा आर्गुमेंट हो गया, यानी कि हमें वैल्यू पास करनी पड़ रही है कि किस टेबल से हमें जो है डेटा को एक्सेस करना है। तो ये हम बताते हैं, यानी कि ये वैल्यू पास करते हैं, एक आर्गुमेंट देते हैं। तो ये होता है हमारा आर्गुमेंट और ये होता है हमारा कीवर्ड। तो इस तरह से जो क्लॉज होता है वो कीवर्ड्स और आर्गुमेंट्स को कंसिस्ट करता है। आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट और मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ क्लॉज, यानी कि जैसे ये फ्रॉम क्लॉज है, तो इसमें जो आर्गुमेंट है यही तो कंप्लीट कर रहा है, यानी कि फ्रॉम जो क्लॉज है इसमें फ्रॉम व्हाट, यानी कि कहाँ से हमें लेना है। तो फ्रॉम जो है स्टूडेंट के बिना अधूरा है। अगर हम स्टूडेंट नहीं देते हैं तो ये क्या समझेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी कहाँ से हमें लेना है ये पता ही नहीं। हमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा जो कि टेबल नेम है हमारी स्टूडेंट। तो फ्रॉम स्टूडेंट जब ये मीनिंगफुल होगा, यानी कि जो मीनिंग है क्लॉज की उसको पूरा करता है, उसको कंप्लीट करता है आर्गुमेंट, या फिर मॉडिफाई करता है। जैसे कि वेयर क्लॉज में क्या होता है, हम अलग अलग आर्गुमेंट दे सकते हैं अलग अलग कंडीशन के बेस पर, तो वो क्या है मॉडिफाई करता है। और इसमें हम क्या है कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट भी करता है और मॉडिफाई भी करता है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो कंप्लीट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं मीनिंग ऑफ क्लॉज को। तो इस तरह से ये होते हैं सारी चीज़ें। इन अबव स्टेटमेंट फ्रॉम स्टूडेंट इज ए फ्रॉम क्लॉज। तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि जो फ्रॉम स्टूडेंट है वो एक फ्रॉम क्लॉज होता है, विच बिगिंस विद द कीवर्ड फ्रॉम, यानी कि जो फ्रॉम क्लॉज है हमारा वो फ्रॉम कीवर्ड से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट इज आर्गुमेंट ऑफ फ्रॉम क्लॉज। तो स्टूडेंट क्या है वो आर्गुमेंट है फ्रॉम क्लॉज का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमने समझ ली। अब हम जो है क्वेरीज को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों क्वेरीज में हमारे पास पहला आता है टू डिस्प्ले ऑल एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, यानी कि अगर हमें ये पता करना है कि हमारे डीबीएमएस में कितने कौन कौन से डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त, तो हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो है हमारी सो डेटाबेसेस। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों, सिंटैक्स जो है वो तरीका होता है कि जो कमांड है हमारी जो क्वेरी है वो किस तरह से लिखी जाएगी, वो होती है हमारी सिंटैक्स। तो ये जो है डिस्प्ले करने के लिए डेटाबेसेस को हम शो डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं, ये हमारी कमांड होती है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए न्यू डेटाबेस। तो अगर हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे जो भी हमें बनाना है। तो इस तरह से हम जो है ये कमांड लिखते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अगर हमें सी एस रिकॉर्ड्स के नाम से एक डेटाबेस को क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस सी एस रिकॉर्ड्स, और सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। अगर हम सेमीकोलन को नहीं लगाते हैं दोस्तों तो क्या है कि जो क्वेरी हमारी स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। सेमीकोलन से हम जो है क्वेरी को टर्मिनेट करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं एंटर प्रेस करके। उसके बाद है हमारा टू एंटर इन ए डेटाबेस, यानी कि हमने डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या है उस डेटाबेस के अंदर जाना है, यानी कि उस डेटाबेस के अंदर एंटर करना है ताकि हम अपनी जो है अलग अलग टेबल्स बना सकें। तो डेटाबेस के अंदर जाने के लिए, डेटाबेस के अंदर एंटर करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है यूज़ और डेटाबेस का नेम। तो जैसे कि अगर सी एस रिकॉर्ड्स हमारा डेटाबेस का नाम है जो हमने बनाया है, तो उसके अंदर एंटर करने के लिए हम यूज़ और सी एस रिकॉर्ड्स इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम इन सारी क्वेरीज को पहले माइस्क्ल के अंदर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेरीज को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने माइस्क्ल के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शो डेटाबेस को देखते हैं कि शो हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जो है सो डेटाबेसेस हम ये कमांड लिखेंगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने माइस्क्ल के अंदर। अब हम सबसे पहली कमांड को चलाते हैं सो डेटाबेसेस, यानी डेटाबेस को देखने के लिए। तो हम लिखेंगे सो डेटा बेसिस। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करते हैं। इसमें दोस्तों ये सारे डेटाबेस पहले से ऑलरेडी माइस्क्ल के अंदर होते हैं। इसमें जो टेस्ट नाम का डेटाबेस है वो सिर्फ मैंने बनाया हुआ है पहले से। तो हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करके देखते हैं। तो जैसे कि क्रिएट हम लिखेंगे डेटाबेस, उसके बाद हमारा जो डेटाबेस का नाम था यानी कि सी एस, उसके बाद हम अंडरस्कोर लगाएंगे रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर लगाया है। अंडरस्कोर क्या है दोस्तों, दो टेक्स्ट को आपस में मतलब जोड़ देता है, वो एक बना देता है उनको। जैसे कि अगर मैं सी एस और यहाँ पर अंडरस्कोर की जगह अगर स्पेस डाल देता, स्पेस रख देता, तो ये सी एस और रिकॉर्ड्स अलग अलग हो जाते और जो हमारा नाम है वो मतलब एक नाम नहीं रहता। तो ये जो है क्वेरी का सिंटैक्स जो है वो गलत हो जाता।
तो ये क्वेरी जो है मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होती, एरर दे देता। तो इस तरह से जो है हमें अंडरस्कोर लगाना होता है कंबाइन करने के लिए। तो हमने डेटाबेस का नाम दे दिया, अब हम सेमीकोलन लगाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, यानी कि हमारी जो एक रो अफेक्टेड यानी दिखा रहा है कि हम जो डीबीएमएस है हमारा, उसके अंदर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको डिस्प्ले करते हैं, शो डेटाबेस देख लेते हैं। शो डेटा बेसिस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो है सी एस रिकॉर्ड्स के नाम से ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमें डेटाबेस के अंदर एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, यूज़ डेटाबेस का नाम, तो सी एस और फिर अंडरस्कोर लगाएंगे और रिकॉर्ड्स। तो हम यहाँ पर ये लिख दिया हमने, और ये तो आप देख सकते हैं डेटाबेस चेंज। तो यानी कि हम जो है सी एस रिकॉर्ड्स वाले जो डेटाबेस है हमारा, उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फोर्थ नंबर पे हमारी टू डिस्प्ले ऑल एग्जिस्टिंग टेबल्स इन ए डेटाबेस। यानी कि जो हमने डेटाबेस बना रखा है, या जो भी डेटाबेस है हमारा, उसके अंदर हमने कौन कौन सी टेबल बना रखी हैं, पहले से हमारी एग्जिस्ट करती हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है शो टेबल्स। तो शो टेबल्स का हम यूज़ करते हैं टेबल्स को डिस्प्ले करने के लिए, यानी टेबल्स के नेम डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली, टेबल को नहीं, टेबल के नेम्स, यानी कि जो जो हमारी टेबल्स एग्जिस्ट करती हैं हमारी डेटाबेस के अंदर, उनके नाम अगर हमें जानने हैं तो हम शो टेबल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए न्यू टेबल। तो एक नई टेबल क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें क्रिएट कमांड की ज़रूरत होती है। तो उसका सिंटैक्स इस प्रकार होता है कि क्रिएट टेबल, फिर उसके बाद हम टेबल का नाम देंगे, टेबल नेम जो भी हमें देना है। उसके बाद ब्रैकेट में हम जो है एट्रीब्यूट्स के बारे में, कॉलम्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इसमें सबसे पहले एट्रीब्यूट का जो हमें बनाना है उसका नाम देंगे। उसके बाद उसका डेटा टाइप स्पेस देने के बाद, तो जो भी हमें डेटा टाइप लगाना है, जैसे कि इंटीजर टाइप का लगाना है, न्यूमेरिक वाला, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट लगाना है, या टेक्स्ट वाला लगाना है, या डेट एंड टाइम वाला लगाना है, जो भी हमें लगाना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें सूटेबल लगता है वो हम लगाएंगे। उसके बाद अगर हमें कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो स्पेस देने के बाद ही। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात यह है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो हमारे ऑप्शनल होते हैं, यानी कि अगर हम कांस्टेंट्स को नहीं देते हैं, कांस्टेंट नहीं देना चाहते, तो भी हम जो है टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डेटा टाइप्स हमें देने ही होंगे। डेटा टाइप्स जो है वो मैंडेटरी हैं एट्रीब्यूट के लिए, कॉन्स्टेंट्स मैंडेटरी नहीं है। अगर हम कॉन्स्टेंट नहीं देते हैं तो विदाउट कॉन्स्टेंट भी हमारी टेबल क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह से हम जो है एट्रीब्यूट का नाम देंगे, स्पेस देके फिर डेटा टाइप, फिर स्पेस देके कांस्टेंट, अगर हमें लगाना है कोई कांस्टेंट। तो जैसे कि कोई भी की लगानी है प्राइमरी की वगैरह इस तरह से, या कोई भी नॉट नल यूनिक इस तरह से कांस्टेंट लगाना है, कुछ भी लगाना है तो हम वो लगा सकते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे हम, कॉमा के बाद फिर एट्रीब्यूट नेम टू, दूसरे कॉलम का नाम, सिमिलरली उसी तरह से हम स्पेस देके डेटा टाइप लिखेंगे, स्पेस देके कांस्टेंट। इसी तरह से हम जो है अलग अलग मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन से टर्मिनेट करके एंटर प्रेस करेंगे और क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। मान लीजिए कि हमें एक टेबल बनानी है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसमें टेबल का नाम है EMP, उसमें हमें एम्प्लॉय की आईडी रखनी है EID, एम्प्लॉय का नेम रखना है ENAME, एज और सिटी, ये सारे कॉलम्स हमें रखने हैं। तो इसको हम बनाने के लिए जो क्वेरी लिखेंगे उस इस तरह से लिखेंगे, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम EMP, उसके बाद और ब्रैकेट ओपन करेंगे और कॉलम का नेम EID, उसके बाद डेटा टाइप लगाएंगे इंट, जो कि हमारे लिए सबसे परफेक्ट होगा, क्योंकि जो EID है दोस्तों वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ होंगी वो न्यूमेरिक होंगी और इंटीजर टाइप की होंगी। तो हम जो है इंट लगाएंगे डेटा टाइप। उसके बाद हम कांस्टेंट अगर हमें लगाना है तो हम लगा सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी की हमने यहाँ पर लगा दिया। तो प्राइमरी की हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों जो EID होगी वो मतलब खाली नहीं हो सकती। हमें जो भी हम रो इंसर्ट करेंगे उसमें हम EID यानी एम्प्लॉयज़ की आईडी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो वो खाली नहीं हो सकती। और जो एक एक एम्प्लॉयज़ की जो EID होगी वो यूनिक होगी, यानी कि किन्हीं भी दो एम्प्लॉयज़ की आईडी सेम नहीं हो सकती, यानी कि डुप्लीकेट आईडी नहीं होगी। तो वो जो EID वाला कॉलम होगा हमारा वो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल होगा। तो हम जो है प्राइमरी की उसको बना देंगे, यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे प्राइमरी की, उसके बाद कॉमा देके नेक्स्ट कॉलम का नाम ENAME, उसके बाद उसका डेटा टाइप वैर कैर 20 हमने दे दिया। वैर कैर में हम जो है
नेम को कर सकते हैं, ये परफेक्ट है हमारा, क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ को स्टोर करता है। तो जितने की हमें रिक्वायरमेंट होगी उतने की ये स्टोर करेगा। तो 20 मैक्सिमम काफ़ी है, क्योंकि 20 कैरेक्टर से ज़्यादा किसी का नाम नहीं होता है। बाकी आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, जितना आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में हमने इनके बारे में सब अच्छे से समझा था कि ये कितना मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा टाइप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वैरिएबल लिखा, उसके बाद हमें कोई कांस्टेंट नहीं लगाना है, तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर थर्ड कॉलम का नेम एज, उसके बाद इंट 3 डेटा टाइप हो गया हमारा। क्योंकि जो एज है हमारी वो बेसिकली कोई किसी भी एम्प्लॉय की 100 से कम ही होगी, क्योंकि वो अगर वो एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है एज ए एम्प्लॉय, तो वो उसकी जो एज है वो 100 से कम ही होगी। तो हम जो है वहाँ पर हमें 3 कैरेक्टर से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने जो है इंट में 3 जो है इसका पैरामीटर है वो हमने 3 दिया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फोर्थ कॉलम जो मेरी सिटी है उसको देंगे उसका नाम। उसके बाद उसका डेटा टाइप varchar 20 हमने दे दिया। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करेंगे। तो ये हो गई हमारी क्वेरी, इस तरह से हम लिखेंगे। इन सभी को भी हम अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं माइस्क्वेल के अंदर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अभी जो है डेटाबेस को क्रिएट किया था सी एस रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमने जो है उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुके हैं हम यूज़ जो कमांड है हमारी उसको यूज़ करके। अब हम जो है उसके अंदर टेबल्स को शो करके देखते हैं एक बार। तो क्योंकि हमने अभी अभी बनाया है तो इसमें कोई भी टेबल्स हमारी होंगी नहीं, तो ये जो है एम्प्टी सेट आएगा। तो 100 टेबल्स हमने लगाया और इसको हम करते हैं तो एम्प्टी सेट हमारा आ चुका है, यानी कि हमने अभी तक इसमें कोई भी टेबल्स नहीं बनाई हुई है। तो हम जो है अब नई टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट, उसके बाद टेबल। हम जो टेबल का नाम देंगे वो है क्या है, ई एम पी, एम्प्लॉयज़ के लिए ई एम पी। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और फर्स्ट कॉलम का हमारा नाम आएगा। तो फर्स्ट कॉलम का नाम हमारा क्या था, ई आई डी। तो ई आई और डी, इस तरह से हमने लिखा और फिर इंट देंगे हम, क्योंकि ई आई डी के लिए हमारा इंट परफेक्ट है। उसके बाद हमें प्राइमरी की लगानी है, तो हम यहाँ पर प्राइमरी की लिखेंगे, प्राइमरी की। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया, ये हमारा कांस्टेंट लग गया। उसके बाद हम कॉमा देंगे और फिर नेक्स्ट कॉलम के हमारे डिटेल्स आएगी। तो नेक्स्ट हमारा कॉलम था ई नेम का, तो ई नेम हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद उसका डेटा टाइप, तो कैर वेर कैर हम यहाँ पर 20 दे देते हैं। तो 20 ये हमने कर दिया। उसके बाद हमें कोई कांस्टेंट नहीं लगाना है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम था वो था एज का, तो हम एज लिख देते हैं। एज में हम इंट और उसके अंदर हम 3 पास कर देते हैं, क्योंकि हमें 3 से ज़्यादा कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, 3 डिजिट का ही हमें ज़रूरत है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी जो है सिटी का कॉलम था, तो सिटी हम लगा देते हैं और फिर डेटा टाइप वेर तो वेर कैर और इसमें भी हम 20 पास करेंगे। तो 20 हमने लिख दिया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया और फिर सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट और फिर एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेरी ओके हो चुकी है, यानी कि हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है। अब हम इसको शो करके देख लेते हैं। तो हम अगर यहाँ पर डेटाबेस के अंदर है, हम बेसिकली एंटर कर चुके हैं, तो हम इसमें लिखते हैं शो टेबल। तो यहाँ पर हमने लिखा शो टेबल्स और इसको हमने करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो ईएमपी नाम की टेबल है वो बन चुकी है। पहले जो है हमने शो टेबल्स की जो क्वेरी चलाई थी उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो एम्प्टी सेट आया था, यानी कि हमारे पास कोई भी टेबल नहीं बनी थी। उसके बाद हमने टेबल बनाई एम्प्लॉय ईएमपी नाम की। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ईएमपी नाम की टेबल है वो बन चुकी है। तो इस तरह से हम जो है टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमें टेबल का स्कीमा या स्ट्रक्चर जो है वो शो करना है, वो डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम DESC टेबल नेम इस तरह से लिखेंगे, या फिर हम इसको पूरा भी लिख सकते हैं। DESC का मतलब है डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब जो है करना है हमें टेबल के स्ट्रक्चर को, तो हम यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हैं डिस्क्राइब और फिर टेबल नेम। तो इस तरह से हम लिखेंगे डिस्क्राइब करने के लिए टेबल को। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमें टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है या कोई रो हमें इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए जो हम क्वेरी लिखेंगे वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉलम नेम लिखे हैं हमने स्क्वायर ब्रैकेट में। तो सिंटैक्स जो होता है दोस्तों क्वेरी का, उसके अंदर जो भी चीज़ें हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो ऑप्शनल होती हैं, यानी कि अगर हम उनको देना चाहें तो दे भी सकते हैं और अगर ना देना चाहें तो
क्वेरी हमारी तब भी वर्क करेगी अगर हम उन्हें नहीं भी देते हैं तो यहाँ पर कॉलम नेम बेसिकली हम जब देते हैं जब हमें स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को देना हो, लेकिन अगर हमें सभी कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पर कॉलम नेम नहीं देंगे, सिंपली हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़। वैल्यूज़ की जगह पर हम माइस्क्ल में वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वर्क करेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और अपने कॉलम्स की वैल्यूज़ को दे देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक ब्रैकेट जो होगा हमारा वो एक रो के लिए होगा, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर जितनी भी हम वैल्यूज़ देंगे वो एक रो के अंदर इंसर्ट होंगी। उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट रो को इंसर्ट करना है तो हमें नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो इसी तरह से हम वैल्यूज़ को देते जाएंगे और अ, सभी रोज़ को हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यूज़ का ऑर्डर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हमें उसको मेंटेन करना होगा। मेंटेन करने के लिए दोस्तों क्या है कि अगर हमने यहाँ पर कॉलम नेम नहीं दिए हैं, हमने सिंपली इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर वैल्यूज़ लिखा है, हमें सभी कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम वैल्यूज़ का जो ऑर्डर लिखेंगे वो उसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में हमने कॉलम को बनाया हुआ है टेबल के अंदर। यानी कि जैसे कि एम्प्लॉय वाली टेबल में हमने सबसे पहला कॉलम हमारा ईआईडी का था, उसके बाद फिर ई नेम, उसके बाद फिर एज और सिटी। तो हम उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, यानी सबसे पहली वैल्यू जो हमारी आएगी वो ईआईडी आएगी, उसके बाद फिर ई नेम आएगा यानी एम्प्लॉय का नेम, और उसके बाद एज और सिटी। तो इस ऑर्डर में हम लिखेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कॉलम नेम दिए हैं कि हमें स्पेसिफिक कॉलम की ही वैल्यू देनी है, तो हम जो ऑर्डर मेंटेन करेंगे वो यहाँ के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमें ई आई डी की वैल्यू देनी है और ई नेम की वैल्यू देनी है, एज हमें नहीं पता और सिटी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर ई आई डी लिख सकते हैं और यहाँ पर ई नेम, और फिर जो हमें ऑर्डर मेंटेन करना होगा तो सबसे पहली वाली जो वैल्यू आएगी वो ई आई डी आएगी और फिर नेक्स्ट ई नेम की। लेकिन अगर हमने यहाँ पर सबसे पहले कॉलम जो नेम लिख दिया वो ई नेम लिख दिया, उसके बाद हमने ई आई डी लिख दिया, तो हमारा ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और सबसे पहली वैल्यू जो हमारी आएगी वो ई नेम की आएगी और फिर उसके बाद ई आई डी की। तो इस तरह से हम जो है वैल्यूज़ का ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो पहला ब्रैकेट हमने वैल्यूज़ दे दी सारी, उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और अगर हमें कोई नेक्स्ट रो के लिए हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो हम कॉमा लगा के नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे और वैल्यूज़ को पास करेंगे, वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। और अगर हमें नहीं देना है तो हम जो है एक उसी ब्रैकेट को क्लोज कर कर सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में यानी कि ऑप्शनल है, आपको एक एक रो तो इंसर्ट करनी होगी, और अगर आप मल्टीपल रोज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये होता है डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्वेरी। उसके बाद है टू डिस्प्ले टेबल। तो टेबल को डिस्प्ले करने के लिए दोस्तों बेसिकली हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है हमारा सेलेक्ट, उसके बाद हम कॉलम नेम देंगे जो भी हमें कॉलम रिक्वायर्ड है, यानी कि जिन 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 कॉलम का हमें डेटा चाहिए तो उन कॉलम के हम नेम देंगे। उसके बाद फ्रॉम, फिर उसके बाद टेबल नेम। तो इस तरह से हमारी जो ये क्वेरी लिखी जाएगी। और दोस्तों अगर हमें सभी कॉलम्स को और सभी रोज़ को सेलेक्ट करना है तो रोज़ तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सभी सेलेक्ट होती हैं, सभी डिस्प्ले होती हैं। अगर हमें रोज़ को रेस्ट्रिक्ट करना है तो हम कंडीशन लगाते हैं उसमें वेयर क्लॉज़ में। तो रोज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी होती हैं, लेकिन कॉलम्स को अगर हमें सभी कॉलम्स को हमें सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर कॉलम नेम नहीं लिखेंगे और उसकी जगह पर स्टार लगाएंगे। यानी कि जैसे सेलेक्ट हमने लिखा, उसके बाद हम स्टार लगाएंगे, कॉलम नेम हम नहीं देंगे, स्टार लगाएंगे और फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम। तो ये क्या करेगा, ये जो क्वेरी होगी हमारी वो सभी कॉलम्स को डिस्प्ले करेगी, यानी कि कंप्लीट टेबल को डिस्प्ले करेगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। नेक्स्ट दोस्तों अगर हमें सभी रोज़ को सेलेक्ट करना है और कुछ एट्रीब्यूट्स को, यानी कि कुछ ही कॉलम को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम जो है जो सबसे पहले हमने क्वेरी देखी थी सेलेक्ट की अभी पीछे, ये वाली हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें जैसे कि सेलेक्ट हम लिखेंगे और फिर कॉलम नेम, जो भी हमें कॉलम चाहिए, जो भी हमें जिन जिन कॉलम का हमें डेटा चाहिए उन कॉलम के नेम लिखेंगे और फिर फ्रॉम और फिर टेबल नेम। तो इस तरह से हम जो है कुछ एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करने के लिए क्वेरी लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास दो कीवर्ड आते हैं, डिस्टिंक्ट और ऑल। तो ऑल जो कीवर्ड होता है दोस्तों वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होता है अगर हम कोई और कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं तो। जैसे कि अगर हमने सेलेक्ट सिटी फ्रॉम ईएमपी लिखा तो ये क्या करेगी कि सभी सिटीज़ को डिस्प्ले कर देगी।
लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑल भी लगा देते हैं, सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम ईएमपी, तो ये भी क्वेरी हमारी सेम रिजल्ट देगी और सभी सिटीज़ को डिस्प्ले कर देगी। तो ऑल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लगाएं या ना लगाएं। नेक्स्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड दोस्तों डिस्टिंक्ट रोज को, डिस्टिंक्ट डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि यूनिक डेटा को। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? यूनिक। तो अगर हमारे पास किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा यूज़ करते हैं, तो वो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ एक बार ही आएंगी, यानी कि मल्टीपल टाइम्स वो रिपीट नहीं होंगी। जैसे कि हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम ईएमपी, तो जो सिटी वाला कॉलम है हमारे पास, उसमें मल्टीपल सिटी रिपीट होंगी बार बार। तो जो सिटीज़ रिपीट हो रही हैं वो सिर्फ एक ही बार आएंगी, वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं होंगी, यानी कि यूनिक होंगी। हमारे पास जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं आएगा। तो डिस्टिंक्ट का हम इस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमें डेटाबेस में से टेबल को डिलीट करना है, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। ड्रॉप दोस्तों बेसिकली डीडीएल कमांड होती है हमारी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो जो कि स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो ड्रॉप जो है वो बेसिकली टेबल को डिलीट करने के लिए या फिर डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, व्यू को डिलीट करने के लिए, तो डिलीट करने के लिए यूज़ की जाती है बेसिकली। तो इसको हम लिखेंगे टेबल के लिए ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। तो यहाँ पर दोस्तों जो कीवर्ड हमने यूज़ किया है टेबल, ये हमारा मैंडेटरी होगा। अगर हम टेबल नहीं लिखते हैं तो ये हमारा एरर दे देगी, यानी कि ड्रॉप क्या है कि डिलीट करने के लिए है, वो टेबल को भी डिलीट करती है और डेटाबेस को भी, व्यूज़ को भी। तो हमें एक स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होगी कि हमें क्या डिलीट करना है। तो हम यहाँ पर टेबल भी लिखेंगे, तो लिखेंगे ड्रॉप टेबल और फिर टेबल नेम दे देंगे। तो इस तरह से हम जो है टेबल को डिलीट करेंगे डेटाबेस के अंदर से। और अगर हमें डेटाबेस को ही डिलीट करना है डीबीएमएस में से, तो हम क्या करेंगे कि ड्रॉप फिर डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो इस तरह से हम जो है ये कमांड लिखेंगे। अब दोस्तों हम जो है माइस्क्ल के अंदर इन सभी कमांड्स को चला कर देखते हैं। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ पर ईएमपी नाम की टेबल बनाई थी। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्प्ले करते हैं, इसका स्कीमा जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे DESC और फिर टेबल का नाम हम लिखेंगे EMP। तो EMP हमने EMP, तो ये हमने लिखा और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का स्कीमा जो है यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें हमने EID का कॉलम बनाया है, ई नेम का, एज का और सिटी का। EID में हमने इंट का डेटा टाइप लगाया है, ई नेम में वैरचर 20 और एज में इंट और सिटी में हमने वैरचर 20 लगाया है। और यहाँ पर जो हमने की लगाई थी, प्राइमरी की लगाई थी, तो जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती, तो इसलिए नल में हमारे पास यहाँ पर नो आ रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट सारे कॉलम जो है यस मतलब नल वैल्यू कंटेन कर सकते हैं, तो उन सभी के सामने यस आ रहा है। लेकिन जो हमने प्राइमरी की बनाई है वो हमें नल नहीं हो सकती, तो इसलिए हम यहाँ पर हमारा नो आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा स्कीमा है टेबल का। इसको हम जो है कंप्लीट पूरा डिस्क्राइब लिख के भी कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं डिस्क्राइब और फिर टेबल का नेम EMP। तो सेम रिजल्ट हमारा यहाँ से डिस्क्राइब से भी आता है। तो DESC लिखें या फिर डिस्क्राइब लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो स्कीमा है वो सेम रिजल्ट हमारा आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे इंसर्ट वाली। तो इसमें लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल के नेम हमारा आता है, तो टेबल के नेम है हमारा EMP। तो EMP हमने लिख दिया। उसके बाद हम कॉलम नेम अगर हमें देना है तो हम दे भी सकते हैं और नहीं भी देना है तो नहीं भी दे सकते हैं। तो हम अभी विदाउट कॉलम नेम लिखते हैं, हमें सभी कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद वैल्यूज़ हम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक रो की हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम है हमारा EID का, तो सबसे पहले हमारी EID आएगी। तो मान लीजिए 101 EID है हमारी पहले एम्प्लॉय की। उसके बाद ई नेम हमारा राम लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिटरल्स के बारे में पढ़ा था। तो जो लिटरल्स होते हैं हमारे टेक्स्ट लिटरल्स, उनको हम कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज करके लिखते हैं। तो जब हम राम लिखेंगे वो कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पर राम लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो एज है, तो एज हम लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास 28 है। उसके बाद हम सिटी लिखेंगे। तो सिटी भी जो हमने वैरचर लगाया हुआ है,
तो ये यानी कि ये टेक्स्ट वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए भी हम जो है कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम डबल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं और सिंगल में भी। तो हम यहाँ पर सिंगल में लिख देते हैं। अब इसका हम लिख देते हैं दिल्ली। तो ये हमने लिखा और कोटेशन मार्क बंद कर दिया। अब दोस्तों हम सभी कॉलम्स की वैल्यू दे चुके हैं, यानी कि हमारी जो एक रो की सभी वैल्यूज को हम दे चुके हैं। तो ये हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये हमारी एक रो हो चुकी है, हम इसको इंसर्ट करते हैं खाली। उसके बाद मल्टीपल रोज को भी इंसर्ट करके देखेंगे। तो ये हमारी हो गई इंसर्ट इनटू ईएमपी, वैल्यूज हमने दे दी सारी की सारी। और इसको हम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं क्वेरी ओके हो चुकी है हमारी। अब अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारी रो इंसर्ट हो चुकी है। यानी कि EID वाले में हमने 101 लिखा था, तो ये हमारा आ गया, नाम हमारा राम, एज 28 और सिटी दिल्ली। तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब दोस्तों हम मल्टीपल रोज को एक साथ इंसर्ट करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू EMP। उसके बाद हम वैल्यूज लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, हमारा जो नेक्स्ट एम्प्लॉय की आईडी हम 102 मान लेते हैं। तो 102। उसके बाद नाम हमारा है अमित। उसके बाद हम जो है एज हमारी 24 हम ले लेते हैं। उसके बाद सिटी हमारी नोएडा हम ले लेते हैं। तो नोएडा। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर नेक्स्ट रो के लिए वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो ब्रैकेट ओपन हमने किया। उसके बाद हम थर्ड जो हमारा एम्प्लॉय होगा उसके लिए हम आईडी लिखते हैं 103, फिर कॉमा, नाम हमारा अजय हम ले लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और एज हमारी है 22। उसके बाद सिटी देंगे तो दिल्ली हम लिख देते हैं। अ, ये हो गया दिल्ली। तो ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई, इसको हम क्लोज करते हैं। फिर थर्ड रो के लिए हम लिखते हैं। तो ब्रैकेट ओपन, आईडी हमारी हो गई 104। उसके बाद हम लिखेंगे नाम, इसमें हम लिख देते हैं श्याम। तो ये हमारा नाम हो गया। उसके बाद एज हमारी 25 हम लिख देते हैं। उसके बाद सिटी हम लिख देते हैं नोएडा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नोएडा। तो ये हमारी थर्ड रो हो गई। इसके बाद एक रो हम और इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर और 105 और फिर नाम हम लिख देते हैं हरी। तो हरी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम एज दे देंगे 26 हमने दे दी है। उसके बाद सिटी देंगे, तो सिटी मान लेते हैं दिल्ली। तो ये हमारी हो गई दिल्ली। तो ये हमारी जो है सभी डेटा हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसको सेमीकोलन लगाते हैं और फिर एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 रो एक साथ इंसर्ट करी है। अब हम सेलेक्ट करते हैं डेटा को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है, 101, 102, 103, 104 और 105। तो ये सारे हमने डेटा को इंसर्ट किया अभी अभी। तो इस तरह से हम जो है मल्टीपल रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो स्पेसिफिक कॉलम वाली कंडीशन थी उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू EMP। अब दोस्तों मान लीजिए हमें EID की वैल्यू देनी है, ई नेम का देना है और एज हमें नहीं पता, सिटी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इन कॉलम के नेम हमें देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर हम इन कॉलम्स के नेम देते हैं। तो EID, तो EID हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे कॉलम का नाम देंगे ई नेम। तो ये हमने कॉलम के नेम दे दिए। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो वैल्यूज़ और फिर वैल्यूज़ देंगे हम उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर कॉलम नेम दिए हैं। तो सबसे पहले हमारी आएगी EID। तो 10 फाइव फाइव हो गया तो हमारा 6 ले लेते हैं। उसके बाद हमारा नेम आ जाएगा, जैसे कि जय ले लेते हैं हम। तो जय हमने लिखा। तो ये हमारी
वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारी क्वेरी है वो ओके हो चुकी है। अब अगर हम डेटा को सेलेक्ट करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने खाली दो कॉलम की वैल्यूज़ हमने दी हैं 106 और जय। तो जो दो कॉलम की हमने वैल्यूज़ नहीं दी हैं यहाँ पर एज और सिटी की, वहाँ पर हमारा नल आ चुका है, यानी कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो दोस्तों अब हम जो है जो कॉलम नेम हमने दिए हैं उनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं एक बार। तो जब हम कॉलम चेंज करेंगे यहाँ कॉलम कॉलम नेम का ऑर्डर जब हम चेंज करेंगे, जैसे हमने पहले ई आई डी लिखा था और फिर ई नेम लिखा था, तो अब हम ई नेम पहले लिखते हैं और ई आई डी। तो हमें जो वैल्यूज़ हैं उनका भी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो इनका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। इसको हम बाद में लिखेंगे आईडी को। जय हमने लिख दिया, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और 107 हम देंगे। तो 107 हमने दिया, तो ये हमारा जो है ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी हमारी इंसर्ट हो जाएगी। तो जिस ऑर्डर में हम यहाँ पर कॉलम नेम देंगे उसी ऑर्डर में हमें वैल्यूज़ भी इंसर्ट करनी होंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारी आ जाती है सेलेक्ट वाली क्वेरी। तो सेलेक्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ये क्या है कि सभी कॉलम्स को डिस्प्ले करने के लिए, सभी रोज को डिस्प्ले करने के लिए, यानी कंप्लीट टेबल को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जैसे कि हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये सारी कंप्लीट टेबल हमारी डिस्प्ले हो गई यहाँ पर। अब दोस्तों अगर हमें कुछ कॉलम्स को डिस्प्ले करना है, कुछ कॉलम का डेटा हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उन कॉलम के नेम दे देंगे। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट और फिर जो भी हमें कॉलम देना है, तो जो भी हम कॉलम का डेटा चाहते हैं उस कॉलम का नेम हम दे देंगे। जैसे कि हम सिटी लिख देते हैं अभी, तो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम ईएमपी। तो ये हमने लिखा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिटी वाला कॉलम आ चुका है, उसकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम जो है स्पेसिफिक कॉलम्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं सेलेक्ट, उसके बाद हम सिटी लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम नेम लिख देते हैं या एज लिख देते हैं। तो एज हम लिख देते हैं, तो इसमें हम लिख लिया फ्रॉम और फिर ई एम पी। तो ये हमने किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटी और एज आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो सिटी है वो पहले आया है और एज बाद में। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली जो क्वेरी में हमने ऑर्डर दिया है कॉलम्स का, उसी ऑर्डर में हमारे पास कॉलम आएंगे, डिस्प्ले होंगे। उसके बाद अगर हम सभी कॉलम्स के नेम दे देते हैं तो हमारी कंप्लीट टेबल डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे कि सेलेक्ट हम सभी कॉलम्स के नाम देते हैं, तो ई आई डी, उसके बाद हमारा था ई नेम, उसके बाद एज था हमारा, उसके बाद सिटी। तो ये हमने सिटी लिख दिया फ्रॉम ईएमपी। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टेबल आ चुकी है कंप्लीट। तो अगर हमें सभी कॉलम्स चाहिए यानी कि कंप्लीट टेबल चाहिए, तो हम यहाँ पर नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर स्टार लगाएंगे और हमारी कंप्लीट टेबल डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से ये सेलेक्ट क्वेरी काम करती है। अब दोस्तों हम जो है डिस्टिंक्ट और ऑल कीवर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लिखते हैं सेलेक्ट सिटी फ्रॉम ईएमपी। तो ये हमने लिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी की सारी सिटीज़ आ चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस वाली क्वेरी में सिटी से पहले ऑल लिख देते हैं, तो क्या होगा, तब भी हमारा जो डेटा है वो सेम आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले भी हमारी सारी सिटीज़ आ चुकी हैं और अब जो हमने ऑल लगाया उसके बाद भी हमारी सारी सिटीज़ आई हैं। तो यानी कि ऑल क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है पहले से ही। हम उसको लगाएं या ना लगाएं, हमारा जो डेटा है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड था। तो अगर हम यहाँ पर ऑल की जगह पर डिस्टिंक्ट लगा देते हैं, तो ये हमने लिख दिया डिस्टिंक्ट। और अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिस्टिंक्ट सिटीज़ ही आई हैं, यानी कि यूनिक वैल्यूज़। तो हमारे पास जो सिटीज़ वाला कॉलम था, सिटी वाला, उसमें हमारे पास दिल्ली थी, नोएडा थी और दिल्ली, फिर उसके बाद नोएडा, फिर दिल्ली और नल। तो ये आप देख सकते हैं नल क्या है, बेसिकली एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो हमारे पास जो यूनिक वैल्यूज़ आई हैं, अब डिस्टिंक्ट से क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक बार ही आती हैं।
तो ये होता है हमारा डिस्टेंट कीवर्ड। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि टेबल को डिलीट करने के लिए डेटाबेस से, तो जो हमारा सी एस रिकॉर्ड्स वाला डेटाबेस है उसके अंदर हमने ये ई एम पी नाम की टेबल बनाई थी, उसमें हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो अब अगर हम इस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप, उसके बाद हम टेबल लिखेंगे। टेबल हमें लिखना मैंडेटरी होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेबल, हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद हम टेबल का नाम देंगे यानी कि ई एम पी। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, यानी कि हमारी जो ई एम पी नाम की टेबल है वो डिलीट हो चुकी है। अब अगर हम शो टेबल्स लिखते हैं, शो टेबल्स हमने लिखा, और ये आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि हमने एक टेबल बनाई थी और उसको हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे पास जो है एम्प्टी हो गया। जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास कोई भी टेबल अब नहीं है। तो इस तरह से हम जो है टेबल को डिलीट करते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेरी थी हमारी वो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए थी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप, उसके बाद लिखेंगे डेटा बेस, उसके बाद हम डेटाबेस का नेम दे देंगे जो कि हमारा सी एस रिकॉर्ड्स था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी एस, उसके बाद रिकॉर्ड्स। तो ये हमने लिख दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेरी ओके हो चुकी है, यानी कि डेटाबेस डिलीट हो चुका है। अब अगर हम शो डेटाबेस करते हैं तो शो डेटाबेसेस, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटाबेस है सी एस रिकॉर्ड्स वाला वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम जो है ये सारी क्वेरीज को परफॉर्म करते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।